प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। इस अध्याय में हम लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी परिभाषा, प्रशासन का अर्थ, उसकी परिभाषा, प्रशासन के लक्षण, प्रशासन के दृष्टिकोण इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मानव के जीवन के प्रारंभ से ही लोक प्रशासन की शुरुआत हो गई थी, अर्थात लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि हमारा समाज। प्रारंभिक काल में लोक प्रशासन आपसी झगड़ों को सुलझाने, अपराध रोकने और शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करता था। धीरे धीरे लोक प्रशासन के कार्य और भूमिका में परिवर्तन आया और उसको अब ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिससे उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। आज लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। वर्तमान में राज्य जन कल्याण से संबंधित कार्यों को संपादित करता है। राज्य लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करता है और लोक प्रशासन उन नीतियों को लागू करता है। प्रशासन को सार्वजनिक नीतियों को संपादित करने के कारण ही लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। लोक प्रशासन मानव जीवन की असंख्य आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसके कारण हमारे दैनिक जीवन में उसका महत्व बढ़ता जा रहा है और यह आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। लोक प्रशासन के बढ़ते हुए महत्व के संबंध में डिमोक ने कहा है, आज लोक प्रशासन व्यावहारिक रूप से हमारे संपूर्ण जीवन और कार्यों पर छा गया है और यह हमारी सभ्यता का मूल आधार बन गया है। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्य समाज का अंग है जिसमें राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया है जिसे हम प्रशासी राज्य कहते हैं। अर्थात इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लोक प्रशासन कोई नई चीज़ नहीं है। लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना हमारा समाज, परंतु पुराने टाइम पर, पुराने काल में उसके कार्य सीमित हुआ करते थे, क्योंकि तब राज्य के कार्य भी सीमित थे। अब राज्य के कार्य बढ़ गए हैं तो लोक प्रशासन के कार्य भी बढ़ गए हैं। लोक प्रशासन प्राचीन काल से ही मानव समाज में विद्यमान रहा है और जनता के कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण मानव जीवन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जिनके फलस्वरूप लोक प्रशासन के महत्व में पहले की अपेक्षा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मानव समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने, विकास करने, जन कल्याण और सामाजिक परिवर्तन करने का भार लोक प्रशासन के कंधों पर ही है। राज्य की क्रियाओं की सफलता या असफलता लोक प्रशासन पर ही निर्भर करती है। आधुनिक सभ्यता के हृदय के रूप में कार्यरत लोक प्रशासन के महत्व के संदर्भ में प्रोफेसर डॉनहम का एक कथन सत्य प्रतीत होता है। यदि आधुनिक मानव सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण ही होगा। प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले प्रशासन का अर्थ जानना आवश्यक है। प्रशासन एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु मनुष्यों के द्वारा परस्पर सहयोग का ही नाम है। अर्थात एक उद्देश्य होना चाहिए जो निश्चित उद्देश्य है, और जो मनुष्य उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं उनके बीच आपसी सहयोग होना चाहिए, तो उसका नाम ही प्रशासन है। अतः लोगों के समूह के द्वारा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सामूहिक प्रयास को प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है और यह प्र उपसर्ग तथा शास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट रीति से शासन करना, किंतु इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, आदेश देना या पथ प्रदर्शन करना होता है। वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग सोम आदि यज्ञों में मुख्य पुरोहित अन्य सहायक पुरोहितों को यज्ञ सामग्री और अन्य कार्यों के बारे में निर्देश देने का कार्य इसी अर्थों में होता था। अर्थात लोक प्रशासन का अर्थ है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों के बीच
आपसी सहयोग हो और सहयोग पूर्वक वो कार्य करें तो उसका नाम प्रशासन दिया गया है। प्रशासन संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है संस्कृत की दृष्टि से देखें तो, जिसमें प्रा उपसर्ग है और शास धातु है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से कार्य करना या शासन करना। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रशासन अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का पर्यायवाची शब्द है, अर्थात प्रशासन को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रेशन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। यहाँ बतलाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों एड प्लस मिनिस्ट्रेशन से मिलकर बना है और जिनका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। ईएन ग्लेडन के अनुसार, ईएन ग्लेडन ने कहा है प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, किंतु इसका सीधा साधा अर्थ है लोगों की देखभाल करना तथा पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करना। ये ईएन ग्लेडन ने कहा है कि प्रशासन एक लंबा और अलंकार युक्त शब्द है, किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है लोगों की देखभाल करना। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन में यह एक शब्दकोश है, उसमें प्रशासन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है, यह कार्यों के प्रबंध तथा उनको पूर्ण करने की एक प्रक्रिया है। यानी कार्यों का प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना या उनको पूरा करना, उसकी एक प्रक्रिया है। प्रशासन का अर्थ अत्यंत विस्तृत है। प्रशासन शब्द का प्रयोग सामान्य तौर पर चार अर्थों में किया जाता है। सरकार के पर्यायवाची के रूप में, जैसे नेहरू प्रशासन, इंदिरा गांधी प्रशासन, राजीव गांधी प्रशासन, वाजपेयी प्रशासन, जॉर्ज बुश प्रशासन, क्लिंटन प्रशासन और ओबामा प्रशासन, अर्थात ये सरकार के पर्यायवाची के रूप में, सरकार की जो कार्यपालिका शाखा होती है उसका एक पर्यायवाची है। प्रशासन क्या है? जो सरकार है, जो सरकार करती है वही प्रशासन है। दूसरा है ज्ञान की शाखा के रूप में, जैसे प्रशासन के आधार पर किसी संस्था के प्रबंध का अध्ययन किया जाता है, प्रशासन एक ज्ञान की शाखा के रूप में। तीसरा सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने के कार्य के रूप में, भारत सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करना। कोई भी नीतियां जो सरकार ने बनाई हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित हो सकती हैं, किसी क्षेत्र के विकास से संबंधित हो सकती हैं, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं, जन कल्याण से संबंधित हो सकती हैं। उन नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य प्रशासन है। और चौथा अर्थ है प्रबंध करने की कला के रूप में, कोई सार्वजनिक विभाग जो जनहित का कार्य करता है का वैज्ञानिक विधि से प्रबंध करना। कोई भी विभाग जो सरकार के विभाग बनाए हुए हैं उनका प्रबंधन संभालना, वो भी एक प्रशासन है। इस प्रकार प्रशासन के चार अर्थ बताए गए हैं सरकार के पर्यायवाची के रूप में, इसको दूसरे रूप में कहें तो कार्यपालिका शाखा के पर्यायवाची के रूप में, ज्ञान की शाखा के रूप में, सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने के कार्य के रूप में और प्रबंध करने की कला के रूप में। अतः प्रशासन के अर्थों के विभिन्न प्रयोगों के आधार पर प्रशासन का अर्थ प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना है। हमने ऊपर जो चार अर्थ देखे हैं उनसे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रशासन का अर्थ उत्कृष्ट रीति से शासन करना है। प्रशासन में अनेक व्यक्तियों के सहयोग, संगठन और सामाजिक हित या निश्चित उद्देश्य अवश्य होते हैं। प्रशासन में अनेक व्यक्तियों द्वारा सहयोग किया जाता है। अनेक व्यक्ति संगठित होते हैं जो सामाजिक हित के लिए या निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। जैसे सड़क पर एक भारी पत्थर पड़ा हुआ है, उसको हटाने के लिए अनेक व्यक्ति इकट्ठे होकर सामूहिक प्रयास करके उसे सड़क से हटाते हैं, तो एक मामूली ढंग का प्रशासन है। सड़क से पत्थर हटाने में अनेक व्यक्तियों का सहयोग, सामूहिक प्रयास, विशेष सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति और एक विशेष कार्य में शक्ति का प्रयोग किया गया है, जिससे सड़क पर पड़े पत्थर की बाधा दूर हो गई और लोगों को आने जाने की राह आसान हो गई। इस उदाहरण के द्वारा प्रशासन को सरलतम रूप से समझा जा सकता है। इसका आशय यह है कि इस क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा
विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है, जिसमें प्रशासन में उद्देश्य निश्चित होता है और व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है और अनुशासित रूप से कार्य किया जाता है, तब उसको हम प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ एवं महत्व को समझने से पहले प्रशासन का अर्थ समझना आवश्यक है। प्रशासन शब्द में निजी एवं सरकारी स्तर के दोनों ही प्रशासनों को शामिल किया जाता है। निजी एवं सरकारी क्षेत्र की गतिविधियों का प्रबंध प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। तो अब तक हमने प्रशासन शब्द का अर्थ पढ़ा, अब प्रशासन की परिभाषाएं पढ़ते हैं। प्रशासन की विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। लूथर गुलिक ने कहा है, प्रशासन का संबंध कार्यों को पूरा करने और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति से है। प्रशासन वह है जो कार्यों को पूरा करता है और निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये लूथर गुलिक के अनुसार है। प्रोफेसर एल.डी. वाइट के अनुसार किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण को ही प्रशासन की कला कहा जाता है। अर्थात जब किसी निश्चित उद्देश्य या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्ति उनको निर्देशित किया जाए, उनकी क्रियाओं का समन्वय किया जाए और उनको नियंत्रित किया जाए, तो इसको प्रशासन की कला कहा जाता है। प्रोफेसर एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन एक कला है और उस कला में व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। H.A. साइमन के शब्दों में, व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। साइमन ने कहा है कि सामूहिक रूप से सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग पूर्वक कार्य करना, यानी उद्देश्य सामान्य होता है, विशिष्ट नहीं, सामान्य उद्देश्य कहा गया है यहाँ पे, तो उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। पिफनर और प्रेस्थस के अनुसार इन्होंने कहा है, वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अर्थात जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, मानवीय और भौतिक संसाधनों का संगठन एवं निर्देशन ही प्रशासन है। अर्थात जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति में दो तरह के संसाधन लगते हैं, मानव संसाधन यानी मनुष्य और भौतिक संसाधन अर्थात मशीनरी। तो उनका संगठन एवं निर्देशन ही प्रशासन है। Z.A. विक के अनुसार प्रशासन एक चैतन्यपूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला नियोजित कार्य है। चैतन्यपूर्ण ध्येय यानी सोच समझकर जानबूझकर हमने जो एक टारगेट फिक्स किया है, एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य जिसको हम प्लानिंग से करते हैं, नियोजित तरीके से करते हैं, वो प्रशासन है। ये Z.A. विक ने कहा है। F.M. मार्क्स के शब्दों में, F.M. मार्क्स कार्ल मार्क्स से अलग हैं। प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है, यानी जो उद्देश्य हमने सचेतन रूप से सोच समझकर उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने की एक निश्चयात्मक क्रिया, इसमें संशय नहीं है, निश्चयात्मकता है। यह उन वस्तुओं के एक संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है। जो भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने वस्तुएं या प्रयत्न निर्धारित किए हैं उनको संगठित करना, उनको निश्चित रूप से प्रयोग करना, संगठित रूप से प्रयोग करना, जिनको कि कार्यान्वित करवाना चाहते हैं, ये F.M. मार्क्स ने कहा है। नीग्रो के अनुसार प्रशासन लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। अर्थात जो लक्ष्य प्राप्त किया जाना है उसमें मानव, मनुष्य और सामग्री, मटेरियल एंड मैन, दोनों का संगठन है। कीथ एंडरसन के अनुसार, कीथ एंडरसन ने कहा है, उद्देश्यों की तार्किकता की प्राप्ति के लिए, उद्देश्यों को तार्किक रूप से प्राप्त करने के लिए मनुष्यों और संसाधनों की व्यवस्था ही प्रशासन है। अब इन परिभाषाओं का निष्कर्ष यह है कि प्रशासन के संबंधों में विचारकों के मत एक समान नहीं है। कुछ विद्वान एकीकृत तो कुछ विद्वान प्रबंधकीय विचारधारा का
समर्थन करते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कतिपय वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामग्री तथा मनुष्यों के उचित संगठन तथा निर्देशन को प्रशासन कहा जाता है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसका लक्ष्य निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। यहाँ इसमें दो शब्द आए हैं, एकीकृत और प्रबंधकीय। ये प्रशासन के दो दृष्टिकोण हैं, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। प्रशासन के लक्षण। प्रशासन की परिभाषाओं और स्वरूप के आधार पर प्रशासन के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। अर्थात प्रशासन कैसा होता है, स्वरूप के आधार पर या लक्षणों के आधार पर कैसा दिखता है। एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग इसका पहला लक्षण है। अर्थात अकेले व्यक्ति का कार्य प्रशासन नहीं है, एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग। प्रशासन में संगठित मानवीय सहयोग की आवश्यकता वांछनीय है, जरूरी है। प्रशासन की सफलता के लिए मनुष्यों का निरंतर एवं नियमित सहयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह सहयोग जब प्रशासन को गति प्रदान करता है, वहीं यह सहयोग प्रशासन को जीवन भी देता है। अर्थात प्रशासन में मानवीय सहयोग जरूरी है, जो कि संगठित होकर सहयोग प्रदान करें, बिखरा हुआ सहयोग नहीं, संगठित सहयोग जरूरी है। दूसरा लक्षण है निर्धारित उद्देश्य। प्रशासन किसी विशेष पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य होता है, जैसे टीकाकरण, सड़क बनाना, बांध बनाना, सामाजिक न्याय प्राप्ति आदि। अर्थात दोनों लक्षण किस प्रकार के हुए, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाए और निर्देश पूर्व निर्धारित हो। तीसरा इसका लक्षण है उद्देश्यों में भिन्नता। किसके उद्देश्यों में भिन्नता? एक तरफ तो संगठन का उद्देश्य होता है और दूसरी तरफ उस संगठन में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनके उद्देश्य होते हैं। दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। संगठन और उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों में भिन्नता होती है। राज्य द्वारा किया जाने वाला कार्य जैसे सड़क और बांध बनाना, इसका ये एक सामुदायिक विकास करने का उद्देश्य है, जबकि सड़क बनाने के कार्य में लगे व्यक्तियों का उद्देश्य भिन्न होता है। उनका उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना, रोजी रोटी कमाना होता है। अर्थात संगठन का उद्देश्य जन कल्याण है, सेवा प्रदान करना है, लोगों के जीवन को आरामदायक बनाना है, जबकि संगठन में जो व्यक्ति कार्य करने में लगे हुए हैं उनका उद्देश्य अपनी रोजी रोटी कमाना है। संगठित प्रणाली के कार्य, संगठित प्रणाली से कार्य करना, यह चौथा लक्षण है। प्रशासन संगठित होकर कार्य करता है, संगठन इसका प्रमाण है। प्रशासन संगठित तरीके से कार्य करने के बिना उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकता। जैसा कि पहले बिंदु में कहा गया था, एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग प्रशासन में वांछनीय है, अकेले व्यक्ति के कार्य प्रशासन नहीं किए जा सकते। उसी प्रकार प्रशासन में एक से अधिक व्यक्ति तो हैं लेकिन संगठित नहीं हैं, तब भी उनके कार्य प्रशासन नहीं किए जा सकते। एक संगठन बनाना होता है, एक संगठन की रचना करनी होती है, पदों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करना होता है, निम्न पद, फिर मध्य स्तरीय पद, फिर उच्च स्तरीय पद। कौन व्यक्ति निर्देश देगा, कौन तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा और कौन व्यक्ति उन निर्देशों का पालन करेगा, ये सारी व्यवस्थाएं संगठन में होती हैं। इसलिए संगठित प्रणाली से कार्य करना होता है, तभी उनके कार्य को प्रशासन कहा जा सकता है। अधिकारियों के पास अधिकार होना। प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारी के पास दूसरों से किसी कार्य में सहयोग लेने का अधिकार होता है। व्यापक संगठन के लिए प्रयोग। प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठन के लिए किया जाता है। परिवार जैसे छोटे संगठन प्रशासन नहीं कहलाते। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सालयों आदि के लिए प्रशासन का प्रयोग होता है। अर्थात जो बड़े संगठन हैं उनके लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। छोटे संगठनों के लिए, जैसे कि परिवार भी एक संगठन है, लेकिन उसके कार्यों के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब अध्ययन करते हैं प्रशासन के दृष्टिकोण। एकीकृत तथा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले संयुक्त प्रयास का परिणाम है। अर्थात किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्ति जब कार्य करें और संयुक्त रूप से कार्य करें तो उनके प्रयासों का परिणाम
प्रशासन है। प्रशासन के अंतर्गत कौन से कार्यों को समझा जाए, इस संदर्भ में सामान्यतः दो मत या दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। कौन कौन से कार्य प्रशासन के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं, इसके बारे में दो मत हैं। एक मत है एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा मत है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार, एकीकृत दृष्टिकोण को व्यापक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, बड़ा दृष्टिकोण, जो कि समग्र दृष्टिकोण है, क्योंकि इस दृष्टिकोण में प्रशासन की उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो प्रशासन के उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर के सभी कार्मिकों के द्वारा की जाती हैं। एकीकृत दृष्टिकोण में प्रशासन में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन का अंग माना जाता है, चाहे उस व्यक्ति का कार्य कितना ही गौण क्यों ना हो। इस प्रकार प्रशासन के तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, श्रमिक वर्ग और प्रबंधकीय वर्ग के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों को व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अर्थात यहाँ कहा गया है कि कोई संगठन है, उसमें उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय जितने स्तर के कार्मिक होते हैं, चपरासी से लेकर क्लर्क और मैनेजर तक, तकनीशियन, इन सभी के कार्यों को प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है, प्रशासन का अंग माना जाता है। किसी छोटे पद या बड़े पद के आधार पर उनके कार्यों को प्रशासन से बाहर या भीतर नहीं किया जाता। एकीकृत दृष्टिकोण का यही मंतव्य है कि सभी कार्मिकों के कार्यों को सम्मिलित रूप से प्रशासन में शामिल किया जाता है। हेनरी फ्योल ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि संगठन की 6 गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाता है। प्रत्येक गतिविधि को संपादित करने वाला व्यक्ति प्रशासन का अंग होता है। हेनरी फ्योल की मान्यता है कि संगठन में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति का प्रशासन के संचालन में योगदान रहता है। प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण को लोकतांत्रिक दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि इसमें संगठन में की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब दूसरा दृष्टिकोण है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण का मानना है कि प्रशासन के अंतर्गत केवल प्रबंधकीय गतिविधियां ही आती हैं और इस दृष्टिकोण में केवल उन व्यक्तियों के कार्यों को ही सम्मिलित किया जाता है जो प्रबंध से संबंधित कार्यों को संपादित करते हैं। यह दृष्टिकोण प्रशासन के क्षेत्र को केवल प्रबंधकीय कार्यों तथा प्रबंधकीय तकनीक तक सीमित करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति निर्देश देते हैं, निरीक्षण करते हैं, नियंत्रण करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कार्यों में समन्वय करते हैं, वित्तीय नियंत्रण करते हैं और दूसरों से कार्य करवाते हैं, को प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण माना जाता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण को संकुचित दृष्टिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि प्रबंध प्रशासन का संकुचित भाग होता है। इस दृष्टिकोण में लिपिक, सहायक, चपरासी और कर्मचारी को प्रशासन का भाग नहीं माना जाता। इस दृष्टिकोण में सिर्फ प्रबंध करने से संबंधित कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, इसलिए इस दृष्टिकोण को प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा जाता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण लोकतांत्रिक दृष्टिकोण नहीं माना जाता, फिर भी यह दृष्टिकोण काफ़ी लोकप्रिय है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के लोकप्रिय होने के कई कारण हैं, जैसे परंपरावादी राज व्यवस्था का नियामकीय तथा वर्चस्ववादी होना और समाज के प्रशासकों की विशेष स्थिति तथा सत्तावादी प्रवृत्ति का होना और परंपरागत व्यवस्था वाले दृढ़ पद सोपानिक संगठनों का अस्तित्व में होना, ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण के लोकप्रिय होने के प्रमुख कारण हैं। अर्थात प्रबंधकीय दृष्टिकोण में जो उच्च पदों पर व्यक्ति होते हैं, जो संगठन के मुखिया होते हैं, प्रबंध संबंधी कार्यों को देखते हैं, कर्मचारियों को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कर्मचारियों की गतिविधियों में समन्वय करते हैं, उनके कार्यों को ही प्रशासन माना जाता है और जो व्यक्ति इन आदेशों का पालन करते हैं उनके कार्यों को प्रशासन का भाग नहीं माना जाता। इसलिए इस दृष्टिकोण को प्रबंधकीय दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रबंधकों के कार्य को ही प्रशासन माना जाता है। और इस दृष्टिकोण के लोकप्रिय होने के कारण ये हैं कि जो हमारा परंपरावादी राज्य व्यवस्था, यानी कि प्राचीन काल से जो हमारी राज्य व्यवस्था चली आ रही है, उसमें राज्य के कार्य नियामकीय और वर्चस्ववादी हैं। राज्य का वर्चस्व है, राज्य अधिनायक है और राज्य के कार्य सिर्फ नियामकीय, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखना, जन कल्याण से कोई मतलब नहीं। और समाज के प्रशासकों की विशेष स्थिति, अर्थात जो प्रशासक हैं समाज में उनकी विशेष स्थिति है, उनको विशेष दर्जा प्राप्त है और सत्तावादी प्रकृति का होना, इन कारणों से प्रबंधकीय दृष्टिकोण लोकप्रिय है। जो
प्रशासन में उच्च पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो संगठनों में उच्च पदों पर लोग बैठे हैं, उनके कार्यों को ही प्रशासन इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य की नियामकीय प्रवृत्ति है। विद्वानों के द्वारा प्रशासन के उक्त दोनों ही दृष्टिकोणों का समर्थन किया गया है। दोनों ही दृष्टिकोणों की अपनी अपनी विशेषता और महत्व हैं। कोई भी दृष्टिकोण अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, अतः दोनों दृष्टिकोणों को सम्मिलित रूप से प्रशासन में प्रयोग किया जाना चाहिए। दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों में समन्वय और समावेश करके दोनों को प्रशासन में प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि हम एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों की बात मानें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासन का स्वरूप उसकी विषय वस्तु के अनुसार बदल जाता है, और यदि हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों की मानें तो प्रशासन का रूप सब स्थानों पर एक समान होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। हेनरी फ्योल का कहना है कि प्रशासकीय क्रियाएं सभी जगह एक जैसी होती हैं। सरकार, उद्योग और घर के प्रबंध में प्रशासकीय क्रियाएं एक समान होती हैं। लेविस मैरियम ने इस मत के प्रतिकूल अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि प्रशासकीय स्थितियों के अंतर समानताओं की बजाय अधिक व्यवहारिक महत्व रखते हैं। इस प्रकार प्रशासन के दोनों दृष्टिकोणों का अपना अपना महत्व है। प्रशासन के विद्वानों ने दोनों ही दृष्टिकोणों का समर्थन किया है। अब तक हमने प्रशासन के बारे में पढ़ा, प्रशासन का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, क्योंकि लोक प्रशासन को जानने से पहले प्रशासन को जानना जरूरी है। लोक प्रशासन अर्थ। लोक प्रशासन को सार्वजनिक प्रशासन, सरकारी प्रशासन या जन प्रशासन भी कहते हैं। लोक प्रशासन दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है सार्वजनिक या सारी जनता। लोक शब्द यह इंगित करता है कि लोगों के लिए किया जाने वाला प्रशासन। लोक शब्द इसे सरकार तक सीमित कर देता है। सरकार के द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाएं व्यापक, सार्वजनिक और लोकहित की होती हैं, इसलिए सरकारी कार्यों को लोक प्रशासन कहा जाता है। अर्थात लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द लोक, दूसरा प्रशासन। लोक जो शब्द है उसका अर्थ जनता या सार्वजनिकता, पब्लिक से है, अर्थात वह प्रशासन जो पब्लिक के लिए किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है, जनता के कल्याण के लिए जो प्रशासन कार्य करता है वो लोक प्रशासन होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर लोक प्रशासन को हम अंग्रेजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी के दो शब्दों पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। पब्लिक का अर्थ है लोक अर्थात सार्वजनिक या सरकार से संबंधित, और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है प्रशासन। अतः पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है सारी जनता का प्रशासन या जनता के लिए प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों एड प्लस मिनिस्ट्रियर से बना है, और फ्रेंच भाषा में यह शब्द एडमिनिस्टर तथा पुरानी अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रन रहा है, जिसका अर्थ है काम करवाना या व्यक्तियों की देखभाल करना। टू सर्व या टू मैनेज, लोगों की सेवा करना या कार्यों की व्यवस्था करना। अतः लोक प्रशासन का अर्थ उन सरकारी प्रयासों या प्रक्रियाओं से होता है जो जनता के लिए की जाती हैं। सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका या विधायिका के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है और न्यायपालिका के द्वारा कानूनों की व्याख्या, कानूनों का संरक्षण आदि कार्य किया जाता है। कार्यपालिका सरकार की महत्वपूर्ण अंग होती है। लोक प्रशासन कार्यपालिका के कार्यों को संपन्न या क्रियान्वित करता है। विद्वान अभी तक इस बात पर एकमत नहीं हो सके हैं कि लोक प्रशासन में केवल कार्यपालिका के कार्यों को ही सम्मिलित किया जाए या सरकार के तीन अंगों के कार्यों को सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में लोक प्रशासन, जो कि
जनता के लिए किए जाने वाला प्रशासन है। जनता के कार्यों का प्रबंध करना या जनता की सेवा करना आदि प्रशासन है। प्रशासन चूंकि जनता की सेवा के कार्य करता है तो वो लोक प्रशासन हो जाता है। अब हम लोक प्रशासन की परिभाषाएं पढ़ते हैं। लोक प्रशासन की अनेक विद्वानों द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। ये परिभाषाएं लोक प्रशासन को व्यापक तथा संकुचित परिप्रेक्ष्य में देखती हैं। लोक प्रशासन की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। अर्थात कोई परिभाषा तो लोक प्रशासन को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखती है, उसको व्यापक रूप प्रदान करती है, कोई परिभाषा लोक प्रशासन को संकुचित रूप प्रदान करती है। पहली परिभाषा है वुडरो विल्सन की। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। अर्थात वुडरो विल्सन के अनुसार कानून को क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करना ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया, जहां भी कानून क्रियान्वित किया जा रहा है, वह एक प्रशासकीय क्रिया है और प्रशासन वह है जो कानून को क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करता है। W.F. विलोवी अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबद्ध होता है, चाहे वे कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हों, और अपने संकुचित अर्थ में वह केवल प्रशासकीय शाखा अर्थात कार्यपालिका की कार्रवाइयों की ओर संकेत करता है। W.F. विलोवी ने दोनों अर्थों में परिभाषा दी है लोक प्रशासन की। अगर लोक प्रशासन को व्यापक अर्थ में परिभाषित करें तो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध, सरकारी कार्य भी कौन से, चाहे वे सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित हों, व्यवस्थापिका से संबंधित हों या कार्यपालिका से संबंधित हों, चाहे न्यायपालिका से संबंधित हों, लेकिन संकुचित अर्थ में केवल कार्यपालिका शाखा के कार्यों से संबंधित कार्यों को ही प्रशासन कहा गया है। तो दोनों संदर्भों में विलोवी ने परिभाषा दी है। L.D. वाइट के शब्दों में लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। वे सभी कार्य जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना है, जो भी पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है, सरकार द्वारा जो भी नीति निर्धारित की गई है, उस नीति को पूरा करना, उस नीति को लागू करना ही लोक प्रशासन है। जबकि वुडरो विल्सन ने क्या कहा है, कानून को क्रियान्वित करना ही लोक प्रशासन है। और L.D. वाइट कह रहा है कि नीति को पूरा करना या नीति को लागू करना ही लोक प्रशासन है। पिफनर के अनुसार, पिफनर का अभिप्राय जनता का सहयोग करके सरकार के कार्य का संचालन करना है। पिफनर के अनुसार जनता का सहयोग करके सरकार के कार्यों का संचालन करना ही लोक प्रशासन है। H.A. साइमन के अनुसार लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा संपादित की जाती हैं। साइमन का कहना है कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन उन क्रियाओं से अभिप्रेत है, उन क्रियाओं से संदर्भित है जो क्रियाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित की जाती हैं। लूथर गुलिक के शब्दों में लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध शासन से है। इस प्रकार प्रमुखतः इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है जहाँ सरकार का कार्य किया जाता है। यद्यपि विधायिका तथा न्यायपालिका से संबंधित समस्या भी स्पष्ट रूप से प्रशासकीय समस्या ही हैं। अर्थात लूथर गुलिक का कहना है कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का एक भाग है। लूथर गुलिक प्रशासन को एक विज्ञान मानते हैं और उनके अनुसार प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग जो कार्यपालिका शाखा से संबंधित है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अगर इनमें से दो भागों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ कार्यपालिका शाखा को लिया जाए, तो लोक प्रशासन वह विज्ञान है जो कार्यपालिका शाखा से संबंधित है। यह लूथर गुलिक का कहना है। पर्सी मैकपिन के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हों अथवा स्थानीय सरकार के द्वारा संपादित हों।
पर्सी मैकक्यून कहता है कि सरकार जो भी कार्य करती है, चाहे केंद्र की सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य लोक प्रशासन हैं। कैडन के अनुसार, कैडन का कहना है अभी तक लोक प्रशासन की कोई ऐसी परिभाषा तैयार नहीं हुई जो प्रशासकों तथा अध्येताओं को सर्वस्वीकार हो। अध्येता यानी अध्ययनकर्ताओं को। मार्शल ई डेमॉक के शब्दों में, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या विषय वस्तु है, किसी क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान है जिसके द्वारा एक प्रशासक अपने कार्यों को पूरा करता है। कैसे प्रबंध की तकनीकी या पद्धति है, यह वह सिद्धांत है जिनके अनुकूल संचालित कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाया जाता है। दोनों ही अनिवार्य हैं, दोनों का समन्वय ही प्रशासन कहलाता है। अर्थात डेमॉक का कहना है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या विषय वस्तु है और कैसे तकनीक है। उस विषय वस्तु में उस तकनीक को प्रयुक्त करना है, यही प्रशासन है डेमॉक के अनुसार। ग्लैडन के अनुसार लोक प्रशासन का सरोकार सरकारी प्रशासन से है। अर्थात जो सरकार का प्रशासन है वही लोक प्रशासन है। एच वॉकर के अनुसार किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो भी काम करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं, ऐसा वॉकर ने कहा है। नीग्रो ने अपनी प्रसिद्ध कृति, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें लिखा है लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तथा इनकी परस्पर संबद्धता के साथ है। नीग्रो कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकार की तीनों शाखाओं से संबंधित है और इन तीनों शाखाओं की परस्पर संबद्धता से भी संबंधित है। अर्थात तीनों शाखाओं के कार्य, तीनों शाखाओं के आपसी संबंध, इनसे संबद्ध लोक प्रशासन है। अब लोक प्रशासन की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर यह विदित होता है, हमने इतनी जो लोक प्रशासन की परिभाषाएं पढ़ी हैं उनका अगर विश्लेषण किया जाए तो हम देखते हैं कि लोक प्रशासन की परिभाषाओं में मतैक्य नहीं है, एक मत नहीं है विद्वान। वे भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं और इस संबंध में मुख्य रूप से दो विचार देखने को मिलते हैं। एक विचार का केंद्र बिंदु विषय वस्तु है और दूसरे विचार का केंद्र बिंदु क्या है, प्रक्रिया और विधि, अर्थात वही क्या और कैसे। आज लोक प्रशासन की ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जो सर्व स्वीकार हो और जिसका आधार व्यापक हो, जिसमें किसी भी प्रशासन के अध्ययन को सम्मिलित किया जा सके, जिसका सार्वजनिक प्रभाव अधिक हो। संक्षेप में प्रशासन आम जनता के लिए हो, वह लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन की परिभाषाओं की विभिन्नता के संबंध में ग्लैडन के विचार पूर्ण सत्य हैं कि लोक प्रशासन बहुरूपीय है, उसकी परिभाषा अत्यंत कठिन है। क्या कहा था ग्लैडन ने? ग्लैडन ने कहा था लोक प्रशासन का सरोकार सरकारी प्रशासन से है, इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। अर्थात विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि विद्वानों द्वारा जो लोक प्रशासन की परिभाषा दी गई हैं उन पर सभी का एक मत नहीं है, सबके अपने अपने विचार हैं। कोई लोक प्रशासन को की परिभाषा व्यापक रूप में देता है तो कोई संक्षिप्त रूप में देता है, कोई विषय वस्तु को आधार मानकर देता है तो कोई प्रक्रिया और विधि को आधार मानकर परिभाषा देता है। अतः यह आवश्यकता है कि लोक प्रशासन की एक सर्वमान्य परिभाषा दी जा सके। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।